आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करूंगी जिसका रेवेन्यू पिछले 3 सालों से लगातार हर साल डबल होता जा रहा है। ये कंपनी अपने सेक्टर की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। इस कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज, जो कि एक सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस वीडियो में हम इस कंपनी का कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि भाई ये कंपनी क्या करती है, पैसा कैसे कमाती है और फ्यूचर के लिए कैसे एक्सपेंड कर रही है। साथ ही डिटेल में कवर करेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और फिर एंड में वैल्यूएशंस, ताकि ये समझ आए कि ये स्टॉक आज के लेवल पर सस्ता है या महंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एनालिसिस के एंड में हम एक क्लियर इन्वेस्टर स्टाइल कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। देखो, प्रीमियर एनर्जीज सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मेन काम सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स बनाना है, जो घरों की छतों पर, कमर्शियल बिल्डिंग्स और सोलर पावर प्लांट्स में लगाए जाते हैं। अब कंपनी का बिजनेस सिर्फ सेल्स और पैनल्स बेचने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्रीमियर एनर्जीज अपने आप को एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप कर रही है, जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर सोलर पैनल बनाने तक ज्यादा से ज्यादा काम कंपनी खुद करेगी। कंपनी का मेन फोकस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर है, मतलब कंपनी इनगॉट्स, वेफर मैन्युफैक्चरिंग, एल्यूमिनियम फ्रेम्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज जैसे एरियाज में एंट्री कर रही है, ताकि कंपनी को इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसका फायदा ये होगा कि एक तो सप्लाई चेन पर ज्यादा कंट्रोल बनेगा कंपनी का, और दूसरा कंपनी के मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, जो अल्टीमेटली प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे। इसी वजह से प्रीमियर एनर्जीज अपने आप को सिर्फ पैनल मैन्युफैक्चरर नहीं, बल्कि एंड टू एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना चाहती है। अब जो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, उसे वैल्यू चेन में रख कर समझें तो देखो, सबसे पहले सिलिकॉन को बड़े से ब्लॉक, जिसे इनगॉट बोलते हैं, उससे स्टार्टिंग होती है। फिर इस इनगॉट को पतली पतली स्लाइसेस में काट कर वेफर्स बनाए जाते हैं। इसके बाद वेफर्स से सोलर सेल्स बनते हैं, और बहुत सारे सोलर सेल्स को जोड़कर सोलर मॉड्यूल यानी कि पैनल बनता है। और मॉड्यूल को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देने के लिए उसके अराउंड एल्यूमिनियम फ्रेम्स लगाए जाते हैं। अब जब ये सोलर मॉड्यूल्स बिजली बनाते हैं, तो उस बिजली को स्टोर करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूज होता है। तो इस तरह से ये एक पूरी वैल्यू चेन होती है। अब बात आती है कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स बनाती है और इन्हें सेल करके रेवेन्यू कमाती है। सबसे पहले सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो ये सीधा उन कंपनीज को बेचे जाते हैं जो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगाती हैं। मतलब जो कंपनीज आगे चलकर गवर्नमेंट या डिस्कॉम को बिजली बेचती हैं, उन्हें पैनल्स चाहिए होते हैं और वो प्रीमियर एनर्जी से ही ले लेती हैं। इसके अलावा ईपीसी कंपनीज होती हैं जो कि पूरा सोलर प्लांट लगाने का काम हैंडल करती हैं, डिजाइन से लेके इंस्टॉलेशन तक सब कुछ। वो भी बल्क में प्रीमियर एनर्जी से मॉड्यूल्स खरीदती हैं। फिर काफी गवर्नमेंट और पीएसयू के सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पैनल्स सिर्फ अप्रूव्ड इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही लिए जाते हैं, तो वहां भी प्रीमियर्स के पैनल्स लगते हैं। और साथ ही घरों और फैक्ट्रीज के रूफटॉप सोलर के लिए जो कंपनीज काम करती हैं, वो भी प्रीमियर एनर्जीज के मॉड्यूल्स यूज करती हैं। अब रही बात सोलर सेल्स की, तो सेल्स या तो कंपनी खुद अपने मॉड्यूल्स बनाने के लिए यूज करती है, या फिर उन कंपनीज को बेचती है जो सिर्फ पैनल्स को असेंबल करती हैं और सेल खुद नहीं बनाती। फिलहाल कंपनी का रेवेन्यू इन्हीं दोनों चीजों से आता है, 73% मॉड्यूल से और बाकी का 27% सेल से। लेकिन आगे चलकर कंपनी का पैसा कमाने का तरीका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि प्रीमियर एनर्जीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर काम कर रही है। मतलब कंपनी इनगॉट, वेफर और एल्यूमिनियम फ्रेम्स खुद बनाना शुरू करेगी। तो इसका मतलब होगा कि जो चीज पहले बाहर से महंगी खरीदनी पड़ती थी, वो अब इन हाउस कॉस्ट पर अवेलेबल होगी। अब आगे एक बार ये समझते हैं कि कंपनी अपने कोर बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर रही है। सबसे पहले सेल्स की बताऊं तो कंपनी की 1.2 गीगावाट टॉपकॉन सेल लाइन, जिसका टेस्टिंग का काम अगस्त में शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम करने के करीब पहुंच रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने नायडूपेटा वाले प्लांट की, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसकी 4.8 गीगावाट की कैपेसिटी को बढ़ाकर 7 गीगावाट करने का प्लान बनाया है, ताकि आने वाले टाइम में बढ़ती डिमांड को बिना किसी दिक्कत के पूरा किया जा सके। मॉड्यूल्स का अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मॉड्यूल्स का मार्केट शेयर 73% है, जबकि सेल्स का है 27%। मॉड्यूल्स के केस में कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर रही है, लेकिन ग्रोथ के लिए मॉड्यूल से ज्यादा अब सेल्स पर फोकस कर रही है। रीजन सिंपल है, मॉड्यूल्स बनाना कंपैरेटिवली इजी है और इस सेगमेंट में कंपटीशन काफी ज्यादा है, जबकि सेल्स बनाना टेक्नोलॉजिकली टफ है और मार्केट में उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। इसी वजह से काफी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स अपनी सेल रिक्वायरमेंट्स को अगले 12 से 18 महीनों के लिए प्रीमियर एनर्जीज जैसी कंपनी के साथ रिजर्व कर लेते हैं।
कंपनी अपनी मॉड्यूल कैपेसिटी को सेल कैपेसिटी के साथ अलाइन रख रही है, लेकिन ग्रोथ का मेन इंजन सेल्स को बना रही है, क्योंकि मार्जिन्स, प्राइसिंग पावर और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादातर सेल मैन्युफैक्चरिंग से ही आती है। तो चलो अब आगे ये समझते हैं कि कंपनी अपने कोर प्रोडक्ट्स के अलावा इनगॉट, वेफर्स, एल्यूमिनियम फ्रेम्स और इन्वर्टर्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर कैसे काम कर रही है, ताकि फ्यूचर में इन प्रोडक्ट्स के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो सबसे पहले इनगॉट वेफर मैन्युफैक्चरिंग का बताऊं तो जहां पहले 2 गीगावाट वेफर कैपेसिटी का प्लान था, अब कंपनी ने उसे बढ़ाकर 5 गीगावाट कर दिया। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज 2027 तक 36,000 मेट्रिक टन एल्यूमिनियम फ्रेम कैपेसिटी डेवलप करेगी। 2026 तक 3 गीगावाट सोलर इन्वर्टर कैपेसिटी एस्टेब्लिश करने का भी प्लान है और 2028 तक 12 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी खड़ी करने का भी प्लान है। तो यहाँ तक आपको कंपनी के बारे में इतना तो क्लियरली समझ आ गया होगा कि कंपनी करती क्या है, कैसे पैसा कमाती है और इसका फ्यूचर के लिए अपने आप को एक्सपेंड करने का क्या प्लान है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं और शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सेल्स अगर देखें तो 2022 में सेल्स 743 करोड़ थी, जो 2023 में डबल होके 1429 करोड़ हो गई। फिर 2024 में दोबारा से डबल हुई 3144 करोड़ तक पहुंच गई और अब 2025 में फिर से डबल हुई है और 6519 करोड़ तक पहुंच गई हैं। पिछले 3 सालों में सेल्स हर साल डबल हुई है और अगर क्यूमुलेटिव बताऊं तो रेवेन्यू 9 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। अब रेवेन्यू इतनी तेजी से बढ़ने के कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड डोमेस्टिक सोलर मार्केट से आ रही है, खासकर ALMM और DCR प्रोजेक्ट से, जहां गवर्नमेंट इंडियन मेड सोलर पैनल्स और सेल्स को प्रेफरेंस देती है। इसके अलावा लार्ज IIPs से भी डिमांड आ रही है। ये वो बड़ी सोलर पावर कंपनीज होती हैं जो खुद सोलर पावर प्लांट्स लगाती हैं। तो अगर कंपनी को IPPs से ऑर्डर मिले हैं तो इसका मतलब कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग है। दूसरा बड़ा रीजन है कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। पिछले 2-3 सालों में कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग रही है। जैसे कि मार्च 2025 में कंपनी की ऑर्डर बुक 8,445 करोड़ की थी, जो अब धीरे धीरे रेवेन्यू में कन्वर्ट होने लगी है। मतलब अभी जो रेवेन्यू बढ़ रहा है वो इसी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की वजह से बढ़ा है। रिसेंट क्वार्टर का भी बताऊं तो कंपनी को 6511 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिला है, जो इस बात का प्रूफ है कि सेल्स ग्रोथ की पाइपलाइन फ्यूचर के लिए भी स्ट्रॉन्ग है। सेल्स के बाद अब मार्जिन्स देखें तो 2022 में मार्जिन सिर्फ 4% थे, 2023 में बढ़ के 5% हुए, फिर 2024 में 15% और 2025 में 27% और अभी प्रेजेंटली ये 31% तक पहुंच चुके हैं। मार्जिन्स इंप्रूव होने का सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करना। टॉपकॉन सेल्स टेक्निकली ज्यादा एडवांस्ड होती हैं, इनकी एफिशिएंसी हायर होती है, हाई टेम्परेचर में परफॉर्मेंस बेटर रहती है और टाइम के साथ डिग्रेडेशन कम होता है। इसी वजह से टॉपकॉन सेल्स की मार्केट में डिमांड ज्यादा है और इस डिमांड के चलते प्रीमियर एनर्जीज अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेटर प्राइसिंग और रियलाइजेशंस अचीव कर पाती है, जो डायरेक्टली मार्जिन्स को सपोर्ट करता है। साथ ही कंपनी का सेल्स पर ज्यादा स्ट्रेटेजिक फोकस भी मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव रहा है, क्योंकि सेल मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल असेंबली के मुकाबले ज्यादा वैल्यू एड और प्राइसिंग पावर देता है। इसके अलावा कंपनी कटिंग एज प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर सेल कर रही है, मतलब प्राइस वॉर में घुसकर मार्जिन्स को सेक्रीफाइस नहीं कर रही, बल्कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हेल्दी मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। इतना ही नहीं, फ्यूचर में भी कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। कंपनी का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान है, खासकर इनगॉट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेने का, उससे रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प मिलेगी। जैसे जैसे वेफर्स और इनगॉट्स इन हाउस बनने लगेंगे, इनपुट्स कॉस्ट वॉलेटिलिटी कम होगी और मार्जिन स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। इसके साथ ही कंपनी ने 2 नए एक्विजिशंस किए हैं, एक तो सोलर इन्वर्टर्स और दूसरा ट्रांसकॉन ट्रांसफार्मर्स। ये दोनों मीडियम टर्म में मार्जिन्स को सपोर्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का पिछले 2 सालों में एक्सेप्शनली बढ़ा है। जैसे कि 2022 और 2023 में कंपनी लॉस में थी, 2024 में कंपनी ने टर्न अराउंड करके 231 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया और अब 2025 में ये फिगर जंप करके 937 करोड़ तक पहुंच गया। TTM बेसिस पर नेट प्रॉफिट ऑलरेडी 1194 करोड़ के लेवल पर आ चुका है। वैसे 2025 में जो ये 937 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें 134 करोड़ अदर इनकम से है, जो कंपनी के कोर काम से नहीं आई। बस ये एक सपोर्टिंग इनकम है जो कंपनी को फॉरेक्स गेन्स की वजह से मिली है। अगर इस अदर इनकम को हम जीरो भी मान ले तो भी इस साल कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 4 गुना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अब आगे चलकर भी प्रॉफिट्स के और ज्यादा बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल्स में क्लियरली बोला है कि 2 नए बिजनेसेस जो कंपनी ने एक्वायर किए हैं वो
प्लस BSS मिलकर कंपनी का लगभग 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जैसे जैसे इन सेगमेंट्स का रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट भी नेचुरली बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट बढ़ने का दूसरा रीजन ये है कि कंपनी अपना मेजर कैपेक्स इंटरनल एक्रूवल से फंड कर रही है और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल्स में क्लियरली बोला है कि फ्यूचर में कोई एग्रेसिव डेट लेने का प्लान नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले सालों में इंटरेस्ट कॉस्ट का प्रेशर प्रॉफिट्स पर ज्यादा नहीं पड़ेगा और जब एक तरफ रेवेन्यू ग्रो करेगा और दूसरी तरफ इंटरेस्ट कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी तो उसका डायरेक्ट फायदा नेट प्रॉफिट में दिखेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं। सबसे पहले अगर बोरोइंग्स को देखें तो 2022 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरफेस लेवल पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर बड़ा लग सकता है, लेकिन यहाँ रियल स्टोरी डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है, ना कि सिर्फ एब्सोल्यूट डेट। देखो 2022-23 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कंपैरेटिवली हाई था क्योंकि उस टाइम रिजर्व्स कम थे और कंपनी लॉस में चल रही थी। लेकिन 2024 और 25 के बाद पिक्चर बदल गई है। जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट शार्पली बढ़े हैं और रिजर्व्स 3400 करोड़ के ऊपर पहुंच गए, वैसे वैसे इक्विटी बेस काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और यही रीजन है कि बोरोइंग्स बढ़ने के बावजूद भी डेट टू इक्विटी रेशियो पहले के कंपैरिजन में क्लियरली इंप्रूव हुआ है। और यही रीजन है कि बोरोइंग्स बढ़ने के बावजूद भी डेट टू इक्विटी रेशियो पहले के कंपैरिजन में क्लियरली इंप्रूव हुआ है। जैसे कि मार्च 2024 में ये 2.18 था, फिर मार्च 2025 में 0.69 हुआ और अभी फिलहाल 0.47 है। एक और पॉजिटिव सिग्नल ये है कि 2025 के बाद से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कम हो रही हैं, जो वर्किंग कैपिटल प्रेशर कम होने का इंडिकेशन है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्कॉल्स में मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि आगे का मेजर कैपेक्स इंटरनल एक्रूवल से फंड किया जाएगा और एग्रेसिव डेट लेने का कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब ये है कि बोरोइंग साइकिल का पीक शायद आ चुका है और आगे बैलेंस शीट ग्रेजुअली स्ट्रेंथन होती दिखेगी। अब रिजर्व्स देखें तो पिछले 3-4 सालों में ये बढ़ते बढ़ते अब सितंबर 2025 तक 3409 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय बिजनेस में ही री इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। बढ़ते हुए रिजर्व्स का सीधा मतलब ये है कि कंपनी की नेट वर्थ तेजी से ग्रो हो रही है, जो फ्यूचर कैपेक्स, डाउनटर्न्स और कंपटीशन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग कुशन देती है। बाकी बैलेंस शीट के आइटम्स जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स भी स्केल अप के साथ इंप्रूव हो रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक हेल्दी साइन है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लोज में सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखें तो 2023 में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 37 करोड़ था। 2024 में ये इंप्रूव होकर 90 करोड़ हुआ और 2025 में ये फिगर एकदम जंप करके 1348 करोड़ तक पहुंच गया। अब कैश फ्लोज को एनालाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है CFO टू नेट प्रॉफिट। ये रेशियो बताता है कि कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रही है उसके बदले में वो कितना रियल कैश जनरेट कर रही है। तो अभी कंपनी का CFO टू नेट प्रॉफिट 1.43 है, मतलब 1 से ज्यादा है। ये रेशियो अगर 1 के आसपास या उससे ऊपर हो तो इसका मतलब होता है कि कंपनी सिर्फ कागज पर प्रॉफिट नहीं दिखा रही, बल्कि असल में पैसा कमा रही है। यानी कि जो सेल्स हो रही हैं उनका पैसा कंपनी को टाइम पर मिल रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंप्रूव होने का एक रीजन ये भी है कि कंपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर रही है। 2025 में रिसीवेबल्स नेगेटिव दिख रहे हैं, मतलब कंपनी ने पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कैश कलेक्ट किया है। फिर इन्वेंट्री का आउटफ्लो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, जो इंडिकेट करता है कि इन्वेंट्री साइकिल ज्यादा एफिशिएंट हो रही है। ये सब मिलकर ऑपरेटिंग कैश फ्लो को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद 2025 में कंपनी का कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव 2410 करोड़ है। इसका रीजन है हैवी कैपेक्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी ने नए सेल और मॉड्यूल प्लांट्स, इनगॉट वेफर्स, BESS सेटअप और रीसेंट एक्विजिशंस के लिए पैसा लगाया है। सिंपली बोलूं तो ये नेगेटिव नंबर ग्रोथ के लिए करे हुए इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखें तो 2025 में ये 1608 करोड़ रहा। ये पैसा मेनली बोरोइंग्स और इक्विटी से आया है, जो कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को फंड करने के लिए यूज किया है। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न और देखें तो FII और DII दोनों ने ही अपने स्टेक को पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज किया है, जो ये इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी, फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल पर कॉन्फिडेंट है। अब इसके बाद अगर कंपनी की वैल्यूएशंस को देखें कि स्टॉक अभी सस्ता है या महंगा, तो प्रीमियर एनर्जीज जैसी कंपनी के लिए 3 चीजें देखना सबसे जरूरी है: PE रेशियो, PEG रेशियो और EV/EBITDA। कंपनी का करंट PE 28.9 है और सेक्टर का PE भी लगभग 28.9 ही है। मतलब सरफेस लेवल पर देखा जाए तो स्टॉक सेक्टर के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, ना ही बहुत महंगा ना ही बहुत सस्ता। और जब हम इसको कंपनी के 5 ईयर और 10 ईयर मीडियन PE से कंपेयर करते हैं, जो कि 47 है, तो आज की वैल्यूएशन इस हिस्टोरिकल एवरेज से काफी नीचे है,
तो पी रेशियो के बेसिस पर तो स्टॉक रीजनेबल जोन में लगता है, खासकर जब कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में हो। इसके बाद अब स्टॉक का पेग रेशियो भी देखते हैं। पेग रेशियो ये बताता है कि कंपनी की वैल्यूएशन उसकी अर्निंग्स ग्रोथ के कंपैरिजन में महंगी है या सस्ती। तो कंपनी का पेग रेशियो अभी सिर्फ 0.10 है, जो क्लियरली ये सिग्नल देता है कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ करंट वैल्यूएशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली पेग अगर 1 के आसपास हो तो वैल्यूएशन फेयर मानी जाती है। यहाँ पेग 1 से काफी नीचे है, जो ये बताता है कि कंपनी की ग्रोथ अभी पूरी तरह प्राइस इन नहीं हुई है। अब इसके बाद EV/टू EBITDA को देखते हैं। ये रेशियो बताता है कि कंपनी का पूरा बिजनेस उसकी ऑपरेटिंग इनकम के कितने गुना पर ट्रेड कर रहा है। जनरली अगर EV/टू EBITDA रेशियो 8 से 12 गुना के बीच में हो तो उसे लो माना जाता है, यानी कंपनी रिलेटिवली अंडरवैल्यूड हो सकती है। अगर ये 12 से 20 के बीच में हो तो वैल्यूएशन फेयर या रीजनेबल मानी जाती है, और अगर ये 18 से 25 गुना के बीच पहुंच जाए तो स्टॉक ओवर वैल्यूड जोन में माना जाता है, जबकि 25 गुना से ऊपर की वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव हो जाती है। अब प्रीमियर एनर्जीज का EV/टू EBITDA लगभग 14.6 के आसपास है, मतलब वैल्यूएशंस क्लियरली फेयर और रीजनेबल जोन में आती है, खासकर जब हम इसको कंपनी की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ, इंप्रूविंग मार्जिन्स और क्लियर ग्रोथ विजिबिलिटी के साथ जोड़कर देखते हैं। तो अगर हम पी रेशियो, पेग रेशियो और EV/टू EBITDA तीनों को एक साथ देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन ना तो ओवर स्ट्रेच्ड लग रही है और ना ही बहुत ही चीप। पी के बेसिस पर स्टॉक रीजनेबल जोन में है, पेग रेशियो क्लियरली ग्रोथ के हिसाब से अंडर वैल्यूएशन का सिग्नल दे रहा है, और EV/टू EBITDA फेयर और कंफर्टेबल रेंज में है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने प्रीमियर एनर्जीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और आगे किस स्टॉक का एनालिसिस करूं ये भी बताना। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.